नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करा था करंट अफेयर का, जिसमें हम लोग डेली के करंट अफेयर्स न्यूज़ सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आते हैं आपके सामने, और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है हमारी। और उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और वो इस फॉर्मेट में आपके सामने होता है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स एग्ज़ाम में जैसे कि सवाल आते हैं, तो उसी तरीके से आज के सवाल को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट से कि कितने सवाल इस टॉपिक से, इस जो न्यूज़ है कल की और आज की दोनों दिनों का मिला के जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ से कैसे हमारे सामने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस सेशन में स्टार्ट करते हैं, चलिए। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। उस शेयर करने से क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के पास भी जाएगी। उससे क्या होगा कि उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, अभी चलने वाले रेलवे के एग्ज़ाम, उसके बाद से पुलिस का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम्स। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि 2026 एक ऐसा साल है कि उसमें आपको नौकरी लेनी ही लेनी है। इस तरीके से पढ़ाई करिए आप, और सारे टॉपिक्स पढ़िए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जीएस का हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उन सारे सब्जेक्ट्स को भी हम कवर करेंगे। लेकिन ये जो सेशन है हमारे करंट अफेयर्स का, इसमें करंट अफेयर्स तो होता ही है, साथ में साथ हम इसमें स्टैटिक पोर्शन के भी सवाल कुछ लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को के फॉर्म में कवर करते हैं सारे टॉपिक्स को, जो भी फैक्ट्स हैं उसको ध्यान रखेंगे और देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारे सामने है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। देखिए, जो जैसा सवाल आता है ना आपके एग्जाम में, मंत्रालय से रिलेटेड सवाल आता है, उसी फॉर्मेट में है ये सवाल आपके सामने कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है हमारे सामने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी है हमारे सामने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्या है? सामाजिक न्याय कल्याण अधिकारिता मंत्रालय ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी हमारे सामने क्या है? उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, 5 सेकेंड का आप पॉज लीजिए, कमेंट करिए आप आंसर, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कमेंट करिए आंसर। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये सारी बातें जो भी हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम से रिलेटेड है। पहले तो ये सवाल है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, यहां से दिख रहा होगा आपको क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये हमारे मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्या होगा? आंसर बी। 2008 में ये परियोजना, ये योजना 2008 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये मंत्रालय तो आपको पता लग गया इस फॉर्मेट से कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन, और कब स्टार्ट हुआ? 2008 में। फिर उसके बाद से समय के साथ में 2015 में इसमें कुछ बदलाव हुए। ठीक है, उसके बाद से ये योजना आगे कार्यरत है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या है कि जेनरिक मेडिसिन मिलती है। कैसी मेडिसिन मिलती है आपको? जेनरिक मेडिसिन मिलती है। कैसी मेडिसिन? जेनरिक मेडिसिन, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, सस्ती दरों की दवाएं होती हैं। उसको, ये दवाएं जो अगर आप किसी मतलब कि कंपनी के थ्रू, कंपनी या किसी ब्रांड की दवाएं लेते हैं अगर आप, तो वो इसके कई गुना हो सकता है। और यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र होते हैं जहाँ पे ये सभी दवाएं मिलती हैं इस योजना के अंतर्गत, जन औषधि केंद्र, वहाँ पे आपको 70 से 90% तक, 70 से 90% तक आपको डिस्काउंट मिलता है। उन सारी दवाइयों पे आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एक ऑप्शन होता है, और इससे पॉकेट का जो बर्डन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया।
आउट, जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ पॉकेट फॉर द मेडिसिन, हमारे हेल्थ के खर्चे के लिए जो हमारे पास सेविंग होती है। जैसे मानिए कि एक परिवार है, उसके हेल्थ का कोई इशू आ जाता है उसके फैमिली में, तो उसका पैसा कहाँ से कहाँ चला जाता है, दवाइयों में, सारे ऑपरेशंस में। तो एटलीस्ट इस योजना के अंतर्गत जो दवाइयाँ मिलती हैं 70 to 90% ऑफर के साथ में, डिस्काउंट के साथ में, उनसे उनका पॉकेट जो होता है उस पर बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगले सवाल को देखते हैं कि हमारे सामने अगला सवाल क्या कहता है, क्या पूछता है अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे सामने, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ग्लोबल टीचर प्राइज सॉरी 2026 किसने जीता। ठीक है, हमारे सामने पहला ऑप्शन है सत्यम मिश्रा जी, हमारे सामने दूसरा ऑप्शन है रॉबल नागी जी, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी अलीशा वर्मा जी, और ऑप्शन डी है हमारे सामने नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आप आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां से आपको, हाँ यहां से आपको दिख रहा है, कमेंट करिए आप आंसर। आपको इस साल 2026 में इतनी सारी वैकेंसीज, रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी, लगभग 1.5 लाख की वैकेंसीज कवर होंगी 2026 में। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको नौकरी ले लेनी है। आपको रेलवे में नौकरी मिल सकती है, पुलिस के विभाग में नौकरी मिल सकती है। तो आपको हर एक एग्जाम में देना है और क्वालिफाई करना है, इस पर्पज के साथ आपको पढ़ाई करना है कि जो भी एग्जाम आप बैठे उसको क्वालिफाई करें। और जो यहाँ से हम डेली नॉलेज गेन करते हैं ना, वही एक नॉलेज एक दिन ऐसा बनता है, वो मेमोराइज करने के बाद एक दिन ऐसा बनता है कि एग्जाम के जो भी सवाल मिलते हैं हमको देखने को, वो सारे फैमिलियर लगता है कि अरे कल ही तो पढ़ा था इसको, एक 10 दिन 15 दिन पहले ही तो पढ़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। हु हैज वन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। इस लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट सेशन जो कल लिया था मैंने, उसमें बताया था कि ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, मतलब कि इसको कहाँ, ग्लोबल ये समिट जो है, ग्लोबल टीचर प्राइज जो है, ये कहाँ पे मनाया गया। और पहले तो हम आंसर देखते हैं, रॉबल नागी जी हैं, इनको मिला है ये प्राइज, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ये दुबई में हुआ। कहाँ पे, दुबई। और देखिए इसके साथ में कैश प्राइज भी होता है, इसके साथ में कैश भी होता है। कितना, 10 लाख अमेरिकी डॉलर, 10 लाख यूएसडी ऐसे लिख देते हैं ना। ठीक है, 10 लाख यूएसडी, 10 लाख, इसके साथ कैश प्राइज होता है 10 लाख अमेरिकी डॉलर, जो कि मिलता है ग्लोबल टीचर प्राइज के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है। और जो हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ग्रीन बॉन्ड आर प्राइमरली इशूज टू फाइनेंस विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। सवाल ये कह रहा है आपसे कि ग्रीन बॉन्ड मुख्य रूप से किस प्रकार की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जारी किए जाते हैं। वित्त पोषण की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रीन बॉन्ड। पहला ऑप्शन है रक्षा और संरचना परियोजना, मतलब डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, कि डिफेंस के से रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके फंडिंग के लिए। ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट विथ पॉजिटिव इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट इंपैक्ट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी है हमारे सामने शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल लोन, ये कह रहा है कि अगर लोन चाहिए कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते, 1 महीने 2 महीने के लिए, तो उससे रिलेटेड है ये शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल लोन, ग्रीन बॉन्ड। ऑप्शन डी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड एक्टिविटीज के लिए। ग्रीन बॉन्ड किसके लिए इशू होता है, 5 सेकेंड आपका टाइम है, आप कमेंट करिए आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं। और ये भी समझते हैं, पहले तो यही समझना जरूरी कि सर ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड तो हमने सुना है कि एक बॉन्ड तो एक है कि ऋण का साधन है। क्या है, बॉन्ड है, ऋण का साधन है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मानिए कि आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, आपके पास फंड है लेकिन उतना फंड नहीं है जितना जरूरी है, तो आपने क्या किया कि अपने कंपनी के लिए बॉन्ड जारी किया। तो उसको क्या हुआ, क्या करेंगे लोग कि उस बॉन्ड को खरीदेंगे जिसपे आप
उनको ऑफर देंगे। कैसे? या तो आप उस बॉन्ड को जो फेस प्राइस है, मतलब कि जितने का बॉन्ड है उससे कम पैसे में उनको बेचेंगे, या तो उनसे बोलेंगे कि आप ये बॉन्ड लेंगे तो हम आपको इतने प्रतिशत का ब्याज देंगे, ठीक है। अगर आप उसको डिस्काउंट रेट पे बेचते हैं तो एक मैच्योरिटी डेट होगी, उस पे उस मैच्योरिटी ईयर के बाद में, जैसे 5 साल 10 साल के बाद में जो फेस वैल्यू होगी उस पे आप दे देंगे। तो दो तरीके के से होता है, या तो आप ऑफर पे देंगे कम प्राइस पे, या तो आप इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो इस तरीके से आप कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्र करते हैं कंपनी को खोलने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे ग्रीन बॉन्ड है प्राइमरली इशूड उसी तरीके से, जो बॉन्ड की बात मैंने की उसी तरीके से ग्रीन बॉन्ड होता है। तो जो ग्रीन बॉन्ड होता है ना, नाम से ही समझ में आ रहा हो कि ग्रीन बॉन्ड मीन्स कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, इस तरीके से की परियोजनाओं से रिलेटेड बॉन्ड हो, उनके लिए जो फंड की व्यवस्था की जाती है, फंड को जुटाया जाता है, उन सभी बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ रायसीना डायलॉग 2026? ऑप्शन ए है वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक सद्भाव। ऑप्शन बी है संस्कार, आत्म प्रतिपादन, समायोजन, उन्नति, मीन संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ऑप्शन सी कह रहा है इंडो पैसिफिक शेयर्ड फ्यूचर। ऑप्शन डी है ग्लोबल साउथ एंड इमर्जिंग पावर्स। यहां पे बात हो रही है ऑप्शन डी में कि ग्लोबल साउथ, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज होती हैं, वो आती हैं, और इमर्जिंग पावर्स उनको बोला गया। तो देखिए इसके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। रायसीना डायलॉग जो है ना, 2016 से नई दिल्ली में 2016 से नई दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनके दोनों के मदद से इसको वार्षिक इसका आयोजन किया जाता है, और उस पे जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल पॉलिटी, इन सारे मुद्दों पे, जो भी ग्लोबल मुद्दे हैं उस पे चर्चाएं होती हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे हर सेक्टर के जितने भी एक्सपर्ट होते हैं, वो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो एकेडमिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो सारे आते हैं, वो सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपना विचार रखते हैं कि अगर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करता है, तो आप कि ग्लोबल कोई इशू है जैसे पॉवर्टी है, उस पे उसका क्या व्यू है, किस तरीके से पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए ताकि जो पॉवर्टी में के अंदर लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। इस तरीके से हर साल इसको आयोजित किया जाता है। उसमें इंक्लूड होता है कौन कौन सा, जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ORF एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों लोग मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हमारा आंसर क्या होगा? थीम क्या है इस साल का? इस साल का थीम है ऑप्शन बी, ठीक है, संस्कार, आत्म प्रतिपादन, समायोजन, उन्नति। ऑप्शन बी ऑप्शन बी है हमारे सामने, ठीक है। इस रायसीना डायलॉग का इस्तेमाल करके, इस रायसीना डायलॉग का इस्तेमाल होता है जिससे एक और पर्पस फुलफिल होता है इंडिया का, भारत का, कि जो इसके मूल विचार हैं, जो इसके मूल संवैधानिक विचार हैं, सांस्कृतिक विचार हैं, सांस्कृतिक विरासत है, उसको ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मंच पे प्रदर्शित करना, लोगों को अवगत कराना, उससे अवेयर कराना, ये सारे जो एक उस सॉफ्ट पावर की बात होती है जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किसमें? इंटरनेशनल रिलेशन में
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है सॉफ्ट पावर। तो इस चीज को लेके भी बातें होती हैं वहां पे, इस रायसीना डायलॉग पे, जो कि दिल्ली में होता है। इसी से मिलता जुलता आप एक सुने होंगे सांग्रीला डायलॉग। सांग्रीला डायलॉग वो कहाँ होता है ये भी जानना जरूरी है। जो सांग्रीला डायलॉग है वो सिंगापुर में होता है। कहाँ पे होता है? सिंगापुर में। और वो मेनली सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। उसके बाद से वहाँ पे रक्षा के से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड बातें होती हैं वहाँ पे। ये इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ में। रायसीना अलग है, ये नई दिल्ली में होता है, और सांग्रीला जो है हमारा सिंगापुर में होता है। कहाँ पे होता है? सिंगापुर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है, उसका आप आंसर करिएगा। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहां पे देखिए ग्रामीण की बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए देखते हैं क्या कहता है कथन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3.87 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं। सॉरी, इस ऑप्शन 2 है हमारे सामने, कथन 2। इस योजना को 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। और जो तीसरा कथन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़, इस डाटा को आपको ध्यान रखना है, 4.95 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण करना है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, 3 कथन है आपके सामने। और ऐसे पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे इस सवाल के माध्यम से कि कौन कौन सा सही है और ऑप्शन कैसे बना के रखा है। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग होगा। तो आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन, स्पेशली डाटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए है हमारे सामने 1 एंड 2, ऑप्शन बी है हमारे सामने 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, और ऑप्शन डी है 1 2 3। मतलब तीनों कथन सही कह रहा है ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो यहाँ पे ग्रामीण की बात हो रही है। सॉरी, तो इसी की पैरेलल, ये तो ग्रामीण हो गया, अर्बन के लिए भी एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये भी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और ये शहरी क्षेत्रों के लिए। मेन जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो आपको पता होना काफी जरूरी है। और इसको तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं, शहरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। देखिए, दोनों जो अर्बन से रिलेटेड है, यही सेम स्कीम, सेम योजना, और जो ग्रामीण से, दो मंत्रालय अलग अलग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल आता है, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है इंटरचेंज करके। ठीक है, तो इसको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से जो हमारे ये तीनों कथन है, तीनों कथन सही है। ठीक है, और जो 2029 तक का टारगेट है 4.95 करोड़ घर प्रोवाइड कराने का ग्रामीण क्षेत्रों में, ये टारगेट है। और अभी तक ये कब स्कीम लॉन्च हुआ था? 2016 में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
या आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि ये जो स्कीम लॉन्च हुई कब हुई थी, 2016। डेट आप ना याद रखें, नहीं याद हो पाता है, ठीक है, लेकिन ईयर आप कोशिश करेंगे कि वो आपके ध्यान में रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने जो अगला सवाल है वो कह रहा है, हमारा अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है कथन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे कब लॉन्च हुआ उसकी बात हो रही है, 2015। ये कथन कह रहा है कि 2015 में लॉन्च हुआ। और जो ऑप्शन, जो कथन दो है, दूसरा कथन है, वो कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो में सुधार करना तथा जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, मींस वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और हमारा कथन 3 है, यहाँ पे कथन 3 में फैक्ट की बात हो रही है। नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ इंक्रीज फ्रॉम 918 मतलब 918 जो कब का 2014-15 और 930 हो गया 2024-25 में। ठीक है, कथन तीसरा ये कह रहा है। ऑप्शन जो कथन चौथा है वो कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कि उनका पढ़ाई में जो इनरोलमेंट होता है, स्कूल जाते हैं बच्चियां, उनके इनरोलमेंट में कमी आई है, डिक्लाइन, देयर इज डिक्लाइन बिटवीन 2014-15 से 24-25। ये कह रहे हैं हमारा कौन सा कथन, चौथा कथन, कि उनके ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में कमी आई है। तो आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए और आंसर कमेंट करिए। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं आपके एग्जाम में और उसमें फैक्ट भी इंक्लूड होता है, तो आपको फैक्ट जानना भी जरूरी है। यहीं से ये आपको ये छोटा सा एक सवाल के रूप में पूछ लेगा कि कब लॉन्च हुआ, यहां से। उसके बाद में पूछ सकता है कि सेक्स रेशियो बताइए, यहां से। फिर उसके बाद से पूछ सकता है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ा घटा, मतलब कि आपके सामने यहाँ पे 4 अगर पॉइंट है तो आप ऐसा समझिए कि आपके पास 4 सवाल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी कह रहा है 1 2 3 ओनली, ऑप्शन सी कह रहा है 2 3 4 ओनली, ऑप्शन डी कह रहा है चारों। ठीक है, तो हमारा आंसर सही होगा कौन सा, ऑप्शन बी 1 2 3 ओनली। कितना, 1 2 3 ओनली। जो 2015 की बात हुई वो सही है कि 2015 में लॉन्च हुआ, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ। और उसके बाद जो सेक्स रेशियो की बात हो रही है कि हमारा जो सेक्स रेशियो है अभी के समय में वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है और वो कहां तक पहुंचा है, 930 तक पहुंचा है। ठीक, और जो यहाँ पे बात हो रही है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, जो कि बढ़ के अभी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ के 80.2 हो गया है सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चियों का। और इसका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मेन थीम है, मेन एम है, वो उनके विमेन एम्पावरमेंट और जो सेक्स रेशियो है। पहले क्या देखा जा रहा था, अभी अपने समाज में ही, उसी समाज में जिसी समाज में आप रहते हैं, हम रहते हैं, जब बच्चा गर्भधारण, जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो उसके बाद से ही उसके फैमिली वाले मिलके डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि अनैतिक कार्य है, उसका लिंग जांच कराते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पे टोटली 100% बैन करा रखा है, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ये चीजें हो सकती हैं, वो भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में, और वो भी अनुमति लेके होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से जाके करा सकते हैं किसी डॉक्टर के पास, नहीं, ये गैर कानूनी है। तो उसका लिंग जांच करा के उसके बाद से उसको भ्रूण के रूप में ही उसको खत्म कर दिया जाता था, जो कि इनह्यूमन है। एक जान होने के बाद वो एक ह्यूमन हो गया ना, उसके अंदर एक जान आ गई, तो अगर उस भ्रूण को खत्म कर रहे हैं तो मतलब एक जान को खत्म कर रहे हैं। एक जीवन है, वो जीवन 9 महीने बाद में जब बाहर आएगा, माँ की कोख से बाहर आएगा, तो एक ह्यूमन वो लड़का लड़की
का रूप लेके इस अपने मतलब कि एक अनैतिक कार्य करेगा अगर उस भ्रूण की हत्या होती है तो, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए ये सारे स्कीम चलाए गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू बस्तर पंडुम। क्या? बस्तर पंडुम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हमारा पहला कथन है, बस्तर पंडुम एक ऐसा उत्सव है जो जनजातीय परंपराओं, लोक कलाओं और स्वदेशी जीवन शैली पर निर्भर करता है। लोक कलाओं मतलब कि इंडिजीनियस लाइफस्टाइल की बात हो रही है यहाँ पे, और लोक कला ट्रेडिशनल जो आर्ट्स होते हैं, फोल्क आर्ट होते हैं, उनकी बात हो रही है। ऑप्शन जो हमारा दूसरा कथन, यह उत्सव स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी पारंपरिक कला प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो कि उनके फोल्क डांस हुए, फोल्क म्यूजिक हुए, उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन जो हमारा कथन तीसरा है वो कह रहा है, बस्तर पंडुम युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में भूमिका निभाता है। युवा को, आज के युवा को उनकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के इस 21वीं सदी के ज़माने में अगर अपने वो जड़ से जुड़ा नहीं है, जड़ की बातें नहीं पता है, मतलब विरासत की बातें नहीं पता है, तो वो अपने मौलिक जो विचार हैं, मौलिक जो समाज की बातें हैं, उनसे अछूता रह जाएगा और उसके व्यवहार में, उसके विकास में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएंगी ही, लेकिन हो सकता है कि उनके अभाव में आ सकती हैं वो बाधाएं। तो इस बस्तर पंडुम जो हमारा आयोजित किया जा रहा है, उससे उनके सांस्कृतिक जड़ों को, युवाओं को उनके सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की का भी कार्य करता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। यहाँ पे सत्य की, कौन से कथन सत्य है इसकी बात कर रहा है, सत्य की, ना कि असत्य का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3, मतलब तीनों कथन सही हैं। ठीक है, आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, कमेंट करिए आप आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसका आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, ये एक सांस्कृतिक उत्सव है जहां पे ट्रेडिशनल ट्राइबल ट्रेडिशनल जो फोल्क आर्ट है, स्वदेशी जीवन, लोक कलाओं और जनजाति परंपराओं के बारे में जो भी परफॉर्मेंस होते हैं वहाँ पे, वहाँ के जो जनजाति लोग हैं उसको परफॉर्म करते हैं, उन सभी नृत्य को, उन सभी फोक म्यूजिक को, मतलब कि गाने को, जो लोक गीत होता है उसका परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है और काफ़ी गर्व की बात है। हमारे देश के युवा युवा अंडर 19 विश्व कप की बात तो कर रहा हूं मैं, आपने पीछे फोटोज देख के और समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू इंडिया विक्ट्री इन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, ध्यान दीजिएगा 2026 की बात हो रही है यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के जीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। भारत ने रिकॉर्ड छठी बार विश्व कप का खिताब जीता। ऑप्शन जो कथन 2 है, भारत ने हरारे, जो कि जिम्बाब्वे में है, खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। ठीक है, जो तीसरा कथन है, वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन, 80 गेंद में 175 रन, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। ठीक है, सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है ये। अब बोल रहा है कि जो कथन सत्य हैं ऊपर में, तीनों में, 1 2 3 में, उस कौन से सही है, जो ऑप्शन है उसको बताइए। ठीक है, तो देखिए जो अंडर 19
2026 का मेंस वर्ल्ड कप हुआ है, पहले तो जानते हैं वो हुआ कहाँ है? वो हुआ है जिम्बाब्वे और नामीबिया के, नामीबिया थोड़ा सा स्पेस, जिम जिम्बाब्वे और नामीबिया, इन दोनों ने मिलकर आयोजित किया। और जो फाइनल हुआ है हरारे, जो कि जिम्बाब्वे में है, उस स्टेडियम में हुआ है फाइनल। वहां पे इंडिया के, भारत के अपोजिट में कौन था फाइनल में? भारत के अपोजिट में इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड। और वहां पे सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी की है, कमाल की। आज तक के इतिहास में फाइनल मैच में 80 बॉल पे 175 रन व्यक्तिगत स्कोर सर्वोच्च स्कोर है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे तीनों कथन सही हैं। कथन 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए आप, ये तो न्यूज़ है हमारे सामने, लेकिन एग्जामिनर हमसे इसके अलावा भी पूछ सकता है कि इसके पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था, फाइनल कौन जीता था, किसके विपरीत जीता था। सॉरी। उसके बाद से ये पूछ सकता है कि ये जो संस्करण अभी हुआ है 2026 में अंडर 19 का, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया और कितने मैच खेले गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो 2000, इससे पहले था 2023-24 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया जीती थी। ऑस्ट्रेलिया जीती थी, किसको हराकर? इंडिया को। ठीक है। और जो दूसरा है कि यहाँ पे अभी 2026 में जो हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें कितने टीमें कितने मैच हुए हैं? मैच हुए कितने? 41 मैच हुए हैं। ठीक है, कितने मैच हुए? 41 मैच। और कितने टीमों ने भाग लिया है? ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने मिल सकता है, और ये जानना भी आपको जरूरी, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। कितनी टीमों ने भाग लिया है? 16 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और उसके बाद देखिए एक चीज और यहाँ से इस वाले न्यूज में आपको बताना था कि जो मैन ऑफ द मैच हुए और जो मैन ऑफ द सीरीज हुए, दोनों ही वैभव सूर्यवंशी हुए। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियर सबमरीन खाबारोव्स्क, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाबारोव्स्क इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च्ड बाय रशिया। ठीक है, और जो दूसरा कथन है, यह पनडुब्बी पोसेइडन परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है। ठीक है, ये ड्रोन ले जाने में भी सक्षम है ये पनडुब्बी, ये बात कह रहा है हमारा कथन सही। दूसरा, आइए देखते तीसरा कथन क्या कह रहा है। पोसेइडन को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं इन तीनों में से। ठीक है, तो देखिए इसको, ये जो पनडुब्बी डिजाइन की गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा कथन एक है, रूस के द्वारा ही डिजाइन की गई है। ठीक है, और ये ड्रोन को लेके जा सकती है किसके अंदर? ऊपर सरफेस पे नहीं, समुद्र की बात हो रही है, जल के अंदर बात हो रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी ज्यादा एज प्रोवाइड करेगा रशिया को। किसी भी अगर वॉर होता है तो वहां पे किसी भी अपने दुश्मन देश के विपरीत एक तरीके का एज प्रोवाइड कराएगा उनको। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कथन भी सही है। और ये स्ट्रैटेजिक वेपन होगा,
न्यूक्लियर पेलोड मतलब कि न्यूक्लियर धमाका, न्यूक्लियर वॉर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा तीनों कथन सही है और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, विंटर ओलंपिक 2026 में जो हुआ आर बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, कौन से देश में हुआ? ऑप्शन ए है फ्रांस में हुआ, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी है इटली में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, आप 5 सेकंड का पॉज लीजिए, आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो गेम से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में 1-2 सवाल आ ही जाते हैं खेल से रिलेटेड। वो अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा था वहां से सवाल आपसे पूछ सकता है, विंटर ओलंपिक हुआ उससे हो सकता है, क्रिकेट से हो सकता है, फुटबॉल से हो सकता है, बैडमिंटन से हो सकता है, यहाँ तक कि वेट लिफ्टिंग से भी हो सकता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको आप कहें कि नहीं यहाँ से नहीं आएगा, आपसे एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। तो वो सारे जो भी न्यूज़ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे न्यूज़ के फॉर्म में, एग्जाम में जैसे एग्जाम में आता है सवाल उसी फॉर्म में, ताकि हमसे वो सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो कमेंट करिए, शर्माइए नहीं आप कमेंट करने में कि आपका सवाल का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ गलत होता है होने दीजिए। मैं डे 1 से आपसे कह रहा हूँ, गलत होता है होने दीजिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, इटली में होगा। 2026 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? इटली में। और उसके साथ एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, 2028 में, कब? 2028 में जो समर ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक, वो कहाँ होगा? यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 कहां हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली में हुआ, ऑप्शन बी कह रहा है कि पुणे में हुआ, और ऑप्शन सी कह रहा है मुंबई में हुआ, और ऑप्शन डी कह रहा है आपसे हैदराबाद में हुआ। तो आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए, मैंने नाम बता दिया आपको। आपसे यहाँ पे राज्य का भी नाम दे सकता था, नई दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बेंगलोर मतलब कि कर्नाटका हुआ, ऐसे राज्य का भी नाम दे सकता था। तो आप कमेंट करिए आंसर इसका, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हमारा आंसर होगा मुंबई। क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे जो क्रॉप न्यूट्रिशन समिट है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो सतत कृषि है उसमें जो प्रयोग होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, उसका कैसे उपयोग किया जाए कि जो हमारे वातावरण के को प्रतिकूल रूप से उसको प्रभावित ना करें। ठीक है, और जो उर्वरक का इस्तेमाल होता है खेती में, किसी भी अनाज के अनुकूल होना चाहिए, ताकि जो मृदा है मतलब मिट्टी है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो ये सारी बातें यहाँ पे इसके अंतर्गत इस समिट में, इस शिखर सम्मेलन में बातें हुई और चर्चा हुई, जो कि कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, हैनले डार्क स्काई रिजर्व इज लोकेटेड इन, पहला है ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा है ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा है ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, और चौथा है सिक्किम। पहले तो ये जो हैनले है ये नाम है, ठीक है, हैनले नाम है। उसके पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए आज के समय में हर जगह एक आर्टिफिशियल लाइट्स दिखता है, लाइट्स जो बिजली है वो पहुंच गया है। तो जो नेचुरल डार्कनेस है वो बहुत कम देखने को मिलता है, और वो जहाँ मिलता है वहाँ पे उसको वो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है ताकि हमें वहाँ पे नेचुरल डार्कनेस देखने को मिले। आप अपने
बड़े भाई बहन के साथ डिस्कस करेंगे ये चीज़ें, तो आपको या आपके अपने पापा के साथ में, चाचा जी के साथ में, दादाजी के साथ में अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो बताएंगे कि अगर वो पहले के आज से 25-30 साल पहले अगर छत पे सोए हों और देखे ऊपर की तरफ आसमान में, तो बादल काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखता था और जो तारे होते थे वो टिमटिमाते हुए दिखते थे, नेकेड आइट से दिखते थे, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया है। ठीक है, तो वो जो नेचुरल एक डार्कनेस आती थी उसी को सॉरी तो जो नेचुरल डार्कनेस होती थी उसमें तारे टिमटिमाते थे और एक अलग तरीके से उसका व्यू होता था, नज़ारा होता था। तो वो उसी फिनोमेना को डार्क स्काई बोला जाता है, रिजर्व, जो अब डार्क स्काई फिनोमेना बोला जाता है। रिजर्व है वो कहाँ पे अभी उसको डेवलप किया गया उसकी बात हो रही है इस सवाल में हमसे, तो क्या होगा आंसर? सी, लद्दाख में। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और आपके सामने फैक्ट है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो हैंडले डार्क स्काई रिजर्व है वहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम बताइए आप। मैं बताऊं या आपके लिए छोड़ूं? आपके सामने एक सवाल रखता हूं, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो हैंडले डार्क स्काई रिजर्व है जो कि लद्दाख में है, वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में उपस्थित है, प्रेजेंट है? ठीक है, आप इसको हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगला सवाल है हमारे सामने, थर्ड वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 और थर्ड, ये जो एडिशन होता है ना, इसको भी ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण होता है। इसको भी ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण होता है कि थर्ड एडिशन है और 2026 में हुआ, ये कहाँ आयोजित हुआ? देखिए, लोकेशन बेस्ड एग्जाम में आपके सवाल आता है, एग्जामिनर का काफी फेवरेट होता है ये एग्जाम इस तरीके के सवाल। तो ऑप्शन ए हमारे सामने यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई की बात हो रही है। ऑप्शन बी कह रहा है कतर। ऑप्शन सी कह रहा है कि सऊदी अरेबिया। ऑप्शन डी कह रहा है ओमान में। तो 5 सेकंड का पॉज लीजिए आप, उसके बाद आंसर कमेंट करिए। मैं देखता हूं कि कितने लोग सही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूं उसके बाद में आपको। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया में हुआ। थर्ड वर्ल्ड डिफेंस शो है जो 2026 का आयोजित हुआ, वो कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। यहां से भारत से भी एक प्रतिनिधि मंडल, भारत का प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब गया है उसको अटेंड करने के लिए। इसके जो बेनिफिट्स हैं, जैसे देखिए कोई भी शो होता है, डिफेंस शो होता है, उसका बेनिफिट होता है। जैसे भारत के वहाँ पे जो भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इनोवेशन है उसका वहाँ पे शो होगा, वहाँ पे शोकेस होगा। तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे देश वहाँ पे आएंगे उसको वो टेक्नोलॉजी परचेज करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस के क्षेत्र में उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। इससे क्या होगा? पैसे का एक्सचेंज होगा, फिर क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद से क्या होगा? लोगों को जॉब मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, जॉब मिलेगा। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ठीक है, तो वहां पे जो ये वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 हुआ, कहाँ पे हुआ? सऊदी अरेबिया में हुआ। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, विच इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द 2026 क्राफोर्ड प्राइज इन जियो साइंस? क्राफोर्ड पुरस्कार भूविज्ञान प्रदान किया गया किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को? ऑप्शन ए है रघुनाथ माशेलकर। ऑप्शन बी है हमारे सामने वीरभद्र रामनाथन। ऑप्शन सी है हमारे सामने माइलास्वामी अन्ना दुरई जी। ऑप्शन डी है जयंत नार्लिकर जी। ठीक है, आप आंसर कमेंट करिए। चलिए मैं आंसर आपको बता ही देता हूं। जो इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं ये, आपसे ये मतलब कि एग्जाम में पूछ लेगा कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इनका नाम दे के एग्रीकल्चर से
कृषि क्षेत्र से रिलेटेड ऑप्शन बना सकता है, जो कि गलत है। किससे है? क्लाइमेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। वीरभद्रम रामनाथन जी, ये उनका इमेज है, वीरभद्रम रामनाथन जी। इस पुरस्कार को जियो साइंस में एक तरीके के नोबल के बराबर का पुरस्कार माना जाता है। एक तरीके से कहा जाता है कि ये जियो साइंस का नोबेल है। किसको मिला है? हमारे भारतीय मूल के साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है वीरभद्रम रामनाथन जी। क्या नाम है? वीरभद्रम रामनाथन जी। और आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, कि किस इनोवेशन के लिए या किस क्षेत्र में इनका जो रिसर्च हुआ उसके लिए इनको ये प्राइज मिला, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो पॉल्यूटर्स हैं, मतलब जो पॉल्यूटर हैं एंड ब्राउन क्लाउड, मेजर पॉल्यूटर, ठीक है, मेजर पॉल्यूटर एंड ब्राउन क्लाउड, इस पे इन्होंने दशकों अपने जीवन के रिसर्च करने में दे दिया। तो इस फील्ड पर इन्होंने रिसर्च किया, उसमें दशकों लगे, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, जो कि जियो साइंस का एक नोबेल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का 15वां सवाल है, विच डिफेंस पीएसयू वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड या फिर ग्रांटेड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन सी है हमारे सामने यंत्र इंडिया लिमिटेड, और ऑप्शन डी है हमारे सामने भारत डायनामिक लिमिटेड। ठीक है, तो 5 सेकेंड का पॉज लीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आप कमेंट करिए आंसर, देखता हूं किसका आंसर सही होता है। गलत होता है होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, मैं हूं बताऊंगा आपको। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी यंत्रा इंडिया लिमिटेड। इस जैसे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, ये ये रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है। कौन? यंत्रा इंडिया लिमिटेड। इसको अभी रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ जी ने राजनाथ सिंह जी ने, सॉरी, राजनाथ सिंह जी ने इसको अप्रूव किया। राजनाथ सिंह जी ने, जो कि कौन है? रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने इसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में इसको कैटेगराइज किया, इसको ये स्टेटस प्रोवाइड किया। इससे ये स्टेटस मिलने से इनको फायदा होता है कि ये इन्हें एक अलग से इनको फंड की व्यवस्था की जाती है, ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो, और इनको कुछ स्वायत्तता मिलती है। ठीक है, उसके बाद से इसके साथ में आपके पास में और भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि महारत्ना कितने हैं आपके देश में, नवरत्ना कितने हैं, उसके बाद में मिनी रत्ना कितने हैं आपके देश में। ठीक है, तो ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो कितनी है? 14 महारत्न कंपनियां हैं आप, 26 नवरत्न कैटेगरी की हैं। ठीक है, और 76 जिसकी अभी बात हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं इसको यहाँ पे, 14 महारत्न, 26 नवरत्न और 76 मिनी रत्न। ये नंबर आपको याद रखना है। आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है
कि हमारे देश में, भारत में कितने महारत्न कंपनीज हैं, कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे 14। नवरत्न कितने हैं तो 26, और मिनी रत्न कितने हैं 76। ठीक है, तो इनको कैटेगराइज क्यों किया जाता है, इनको, इनका कैटेगराइजेशन इस उनके जो, इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप होता है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, इनकी स्वायत्ता कितनी है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से कितना खर्च कर सकते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अपना एक उपक्रम देश के किस कोने में या फिर बाहर, देश के बाहर कहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, उनको कितना परमिशन लेना पड़ेगा या विदाउट परमिशन ये कर सकते हैं ऐसा, ये सारी बातें ध्यान में रख के इनको कैटेगराइज किया जाता है। इस तरीके से कंपनीज हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो हमने बातें की, जो भी सारे फैक्ट्स आज हमने कवर किए, ये आपके एग्जाम में आएंगे और आपसे सवाल जो इस पे रिलेटेड मिलेगा आपसे बनेगा, क्योंकि सारे फैक्ट्स उस न्यूज़ से, जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कवर किए। और सबसे अच्छी बात है कि उस एग्जाम में जो आता है सवाल उसी फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए एक जोश के साथ में। और इस साल मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो 2026 है ना, इसको अपने जीवन का ऐसा साल बनाइए, इतने अच्छे से पढ़ के ऐसा साल बनाइए कि आपको जीवन में आगे मुड़ के, आने वाले समय में आप आगे मुड़ के देखें तो कहे कि हाँ 2026 मेरे लिए लकी ईयर था। ठीक है, मतलब कि पढ़ाई करके आप इस साल एक आपको नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन, आज के करंट अफेयर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इस सेशन के यहीं तक थे 15 सवाल में। और जो, जैसा कि मैंने बताया था कि 2-3 लेक्चर मेरे तबीयत सही होने से तबीयत खराब हो गया था, उसके लिए छूट गया था, तो वो सारे जो भी सवाल हैं उनको मैं इंक्लूड करता रहूँगा और उस तरीके से करके हम कवर करेंगे, आपसे एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं, ये तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मेरे तरफ से आपके लिए एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं, आप मेरे साथ में बने रहिए। उसके बाद जब मैं बोलता हूँ ना आपसे कमेंट करने के लिए, तो आप कमेंट किया करिए, बेहिचक कमेंट किया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले सेशन में, और भी जितने भी न्यूज़ हैं उसको हमारे एग्ज़ाम के से रिलेटेड जिस पे हमारे सवाल आ सकते हैं उनको लेके आएंगे आपके सामने, आपके साथ मिल के डिस्कस करेंगे, और उस फैक्ट्स एंड फिगर को अपना जो मेमोरी है, अपना जो एक मेमोरी ताकत बनता जा रहा है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसमें एक समाहित करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से खाना पीना कीजिए। और ये जो मौसम है ना, उसमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, कभी ठंडी कभी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब ठंडी गई लेकिन नहीं फिर से आ गया, तो उसमें तबीयत खराब होना लाजमी है, हो सकता है। अगर आप अच्छे से खाइए पीजिए और गर्म पानी भी थोड़ा लिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।